वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के बारे में। और समाज शास्त्र बीए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए होगा ये। आपको बता दूं, अगर आप थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं और आप ये सोच रहे हैं कि चौथे सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं, चौथे सेमेस्टर में आप लोगों को भारत में सामाजिक समस्याएं और विकास से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनसे बनने वाले प्रश्नों के बारे में आपको जानना होगा। आपके पेपर का नाम है भारत में सामाजिक समस्याएं और विकास के मुद्दे, यानी कि इंडियन जो सोसाइटी है उसमें जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो सोशल जो इश्यूज हैं, उन सोशल इश्यूज के बारे में और जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में हमको जानना है, समझना है। ठीक है, तो कई सारी प्रॉब्लम है, चाहे अपराध को लेकर के प्रॉब्लम हो, श्वेत व्यसन अपराध को लेकर के हो, साइबर अपराध को लेकर के हो, दहेज प्रथा की बात हो। ठीक है, या इससे पहले आप देखते हैं नशे की लत हो, आत्महत्या हो, आतंकवाद हो, ठीक है, भ्रष्टाचार हो, गरीबी, जातीय असमानता, अल्पसंख्यकों के बहुत सारे मुद्दे हैं, घरेलू हिंसा है, तलाक है, ठीक है, अंतरपीढ़ी संघर्ष, अंतःपीढ़ी संघर्ष, बुजुर्गों की समस्याएं हैं बहुत सारी, विकास की समस्या है, और आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में किस तरीके से तुलना करनी होती है। ठीक है, और इसमें तमाम प्रकार के विद्वान जैसे स्मेल्सर, रोस्टो, और इन लोगों ने जो निर्भरता का सिद्धांत दिया, खास करके केंद्रीय परिधि का सिद्धांत दिया फ्रैंक ने, तो इन सभी सिद्धांतों के बारे में भी आपको समझना होगा। ठीक है, सतत विकास क्या होता है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण यानी जिसको वैश्विक तापन बोलते हैं, आप ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, और जलवायु परिवर्तन भी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। तो इस तरीके से पुनर्वास की समस्या और इससे तमाम प्रकार की आपको चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानना है। कृषि संकट, मानव संसाधन का विकास और कुशल बेरोजगारी। ऐसे तक कुशल बेरोजगारी का मतलब कि ऐसी बेरोजगारी जो कि एक प्रकार से ऐसी बेरोजगारी जो कि मतलब व्यक्ति है काम करने योग्य लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, यानी कि वो होती कुशल बेरोजगारी। ठीक है, तो बीए चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि बीए फोर्थ सेमेस्टर में समाज शास्त्र में आपको इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है। ये आपके पेपर का नाम है। नवीनतम मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए, 25-26 की परीक्षाओं में भी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है पहला मॉडल पेपर है, इसके बाद में और भी तमाम मॉडल पेपर मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसी हिसाब से और भी मॉडल पेपर को मैं बताने का प्रयास करूंगा, और बहुत ही बारीकी के साथ हम इन प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। किस उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाता है? बच्चों के खिलाफ अपराध जो है, ये पूछा था किस उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को अपराध कहा जाता है। एक होता है बाल अपराध और एक होता है अपराध, एक होता है श्वेत वसन अपराध, एक होता है साइबर अपराध। 4-5 प्रकार के अपराध होते हैं। देखिए, जो बाल अपराध होता है, बाल अपराधियों की अगर मैं बात करूं, तो जो बाल अपराधी होते हैं मेरे भाई, बाल अपराधी जो होते हैं वो एक प्रकार से उनकी आयु कम होती है। ठीक है, 18 या 16 वर्ष से जो नीचे वाले बच्चे होते हैं, अगर वो अपराध करते हैं तो वो बाल अपराध में आता है। 18 साल से ऊपर जब बच्चे अपराध करते हैं तो उसको अपराध की श्रेणी में माना जाता है। ऐसे ही श्वेत व्यसन अपराध का मतलब होता है सफेद पोश अपराध उसको कहते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं जो खुद अपराध करते नहीं हैं, अपराध दूसरों से करवाते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड वही होते हैं, जो नेता मंत्री या जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो कि एक प्रकार से अपराध करवाते तो हैं, सभी जानते भी हैं कि अपराध यही व्यक्ति करवा रहा है, लेकिन करता कोई दूसरा है, उसके खिलाफ कोई सबूत वगैरह नहीं मिलता है। यानी वो एकदम से सफेद या पाक साफ है, जो एक प्रकार से सभी जानते हैं अपराध करता है, लेकिन सबूत नहीं है कि उसको गिरफ्तार कर सके। ठीक है, तो वो होता है सफेद पोश अपराध। श्वेत व्यसन अपराध, सफेद पोश अपराध एक ही बात है। बाल अपराध और अपराध दोनों में समझ में आ गया आपके। एक होता है साइबर अपराध। साइबर मतलब जब कंप्यूटर से रिलेटेड आप अपराध करें, साइबर बुलिंग हो गया, ईमेल फिशिंग हो गया, यानी कि आप किसी दूसरे की वेबसाइट को हैक कर लें, किसी दूसरे का यूट्यूब चैनल हैक कर लें, वेबसाइट ईमेल आईडी हैक कर लें, ऐसे कारनामों के लिए, या किसी को आप ब्लैकमेल करें फेसबुक, इंस्टाग्राम या इसके थ्रू, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग के थ्रू, तमाम प्रकार के ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो ये सब एक प्रकार से साइबर अपराध कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपराध आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले यूनिट में ही आपको पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से अगर बताएं तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, सभी लोग आप जानते होंगे बिल्कुल। तो किस उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाता है? तो उससे मतलब अगर 18 वर्ष की बात करें तो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके खिलाफ अगर आप अपराध करेंगे, मतलब वो अपराध करते तो वो एक प्रकार से बोला जाएगा उससे कम 18 से, तो वो बोला जाएगा बाल अपराध। 18 से ऊपर करेंगे तो वो बोला जाएगा कि वो अपराधी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? देखिए, भारतीय दंड संहिता की अगर बात की जाए तो एक होती है भारतीय दंड संहिता, आप में से बहुत सारे लोग ना जानते होंगे। एक भारतीय दंड संहिता है और एक है भारतीय न्याय संहिता। आपने नाम सुना होगा आईपीसी का। आईपीसी को चेंज किया गया है किसमें? सीआरपीसी में। किसमें? सीआरपीसी में। सीआरपीसी का मतलब इंडियन पीनल कोड, इसका मतलब होता है। सीआरपीसी का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता। तो ये भारतीय न्याय संहिता जो है ये अब आईपीसी के स्थान पर लागू होगी। तो आईपीसी की अगर बात की जाए, आईपीसी जो है इसी को बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, और सीआरपीसी को क्या बोलते हैं? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। दंड संहिता कहने में थोड़ा सा बुरा लगता है कि भाई जिसने गलत किया उसको दंड मिल रहा है, या ऐसे बोले तो न्याय की बात वहां पर नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाई व्यक्ति अपराधी होता भी नहीं है और उस पर आरोप लगा करके जबरदस्ती अपराध सिद्ध करवा दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपराधियों को ऐसा ना लगे कि भाई वो न्याय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, इसीलिए अब भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता काम करेगी। तो प्रश्न पूछा गया भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं? दंड संहिता पूछेगा तो 511 धाराएं। ठीक है। दंड संहिता की बात करें तो 511 धाराएं। अगर यहीं पर आपसे पूछता भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराएं हैं या सीआरपीसी में, तो 358 धाराएं हैं। ठीक है, वर्तमान 358, 58। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 58 इज राइट, 358 धाराएं। क्लियर? भारतीय दंड संहिता की अगर बात की है तो इसमें 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर बात करें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनसीआरबी। एनसीआरबी। एनसीआरबी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। एनसीआरबी जो है इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। इसके अगर बात की जाए, इसका जो एक प्रकार संचालन किया जाता है, गृह मंत्रालय इसका मुखिया होता है। गृह मंत्री जो होते हैं इसके सर्वे सर्वा होते हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा इसको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को एक प्रकार से मैनेज किया जाता, चलाया जाता है। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को एनसीआरबी की स्थापना हुई थी 11 मार्च को। 11 मार्च और उस सन था 1986। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। चौथा प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, वर्ष 2001 को भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। देखिए, 2001 वर्ष को खास करके भारतीय सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बालकों से संबंधित हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 112 आप सभी लोग जानते हैं, पहले 100 नंबर पर डायल करने से पुलिस आती थी, अब 112 पर आप मिलाओगे। ठीक है, तो पुलिस आपके दरवाजे पर आएगी और आपकी जो समस्याएं होगी उसका निपटारा करेगी। 112 ये पुलिस का नंबर है। 181 की अगर बात करें तो 181, देखिए एक महिला से भी रिलेटेड कुछ नंबर है ये, लेकिन ये मुख्यमंत्री से रिलेटेड नंबर है। मुख्यमंत्री से आपको अगर बात करनी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेल्पलाइन नंबर है 181। अगर आप इस पर कॉल करते हैं, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सीएमओ जो ऑफिस है वहां पर जाएगा, और ये 7 से लेकर के सुबह 7 बजे से लेकर के रात में 11 बजे तक आपको मिलेगा। यहाँ पर जो है उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। ठीक है, और उन पर काम किया जाएगा। और अगला जो आपका है, ये प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं बताया। देखिए, बालकों से संबंधित जो हेल्पलाइन नंबर है, देखिए 1090 की अगर बात करें तो 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, लखनऊ में 1090 चौराहा भी पड़ता है। और 1098 की अगर बात करें तो आप सभी लोग नहीं जानते, 1098 बालकों से संबंधित, अगर बालकों को कोई तंग करता है या बालकों को कोई समस्याएं आती तो 1098 पे अगर कॉल करेंगे तो उनकी सुनवाई होगी, उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, छठा नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह जो होते हैं वो अक्षय तृतीया के दिन को होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, पीसीपी। पीसीपी और एनडीटी अधिनियम का संबंध है, बताएं। पीसीपी या फिर पीसीपी एनडीटी, ये अधिनियम है एक, इस अधिनियम का संबंध किससे है? कन्या भ्रूण हत्या से, यानी कि जन्म से पहले ही पता चल जाता था कि ये कन्या है तो उसको मार देते थे पहले लोग। तो इसी को रोकने के लिए 20 सितंबर 1994 ईस्वी को एक प्रकार से ये अधिनियम पारित किया गया, पीसीपी एनडीटी अधिनियम, जो है कन्या भ्रूण हत्या जो थी उसको बंद करने के लिए, उसको रोक लगाने के लिए ये एक प्रकार से अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब पता चल जाता था कि भाई कन्या है तो पहले से ही उनको मार देते थे, तो इसलिए लोग कन्या को एक प्रकार से उतना ज़्यादा नहीं प्रेफर करते समाज में, या कन्याओं को लड़की जब पैदा होती है तो उतना खुशी नहीं होती जितना लड़के पैदा होते तो होते हैं।
ठीक है। तो ये एक प्रकार से मानसिकता समाज की थी पहले, आज भी कुछ लोगों की है, लेकिन अब लड़की लड़का सब एक समान है, कोई इसमें वो नहीं है। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो राजस्थान में सबसे पहले बूंदी रियासत थी राजस्थान में, उसने 1822 ईस्वी में सती प्रथा जो थी उस पर रोक लगाई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कन्यावध प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया? तो राजस्थान में आप देखेंगे जो कोटा रियासत है, कोटा रियासत ने 1834 ईस्वी में इस पर बैन लगाया। किस पर? जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया। किसको? कन्यावध प्रथा पर, यानी कन्याओं को मारने की जो प्रथा थी राजस्थान में, उसको बैन करवा दिया 1834 में। कोटा जो है में कोटा रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया 1834 में। और इसी के बाद में आप देखते हैं 1844 में, उसके 10 साल के बादों तक आप देखेंगे राजस्थान में उदयपुर और जयपुर में भी जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया कन्यावध प्रथा को। ठीक है, कहाँ पर? जयपुर और जोधपुर में। ठीक है, जयपुर और उदयपुर में। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जो कि 22 जनवरी 2015 को एक प्रकार से देश में लागू की गई थी। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था, तो 2015 में ये आया। तो 2015 से देश में कितने जिलों में प्रारंभ की गई थी योजना? तो 100 जिलों में प्रारंभ की गई थी, बाकी और भी इसमें बढ़ रहे हैं जिले। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 11वां नंबर, भारत का सर्वोत्तम न्यायालय है। भारत का सर्वोत्तम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय हिंदी में। 12वां प्रश्न है, अपराध शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अपराध शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है क्रीमेन। ठीक है, उसी क्रीमेन शब्द से इसकी जो है उत्पत्ति, क्रीमेन लैटिन भाषा का शब्द है, इसी क्रीमेन से बना हुआ है आपका जो है क्रिमिनल, या एक प्रकार से आगे का शब्द। ठीक है, तो अपराध उसी से बना हुआ है। आगे देखेंगे 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य दूसरों को समान अपराध करने से रोकना है, सामान्य अपराध करने से रोकना है। ये एक प्रकार से निवारक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसके कई सिद्धांत होते हैं अपराधों के। ठीक है, तो ये निवारक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अपराध क्या होता है? सामाजिक प्रतिमानों और सामाजिक मूल्यों के विपरीत कार्य अपराध ही होता है। अपराध के कारण सामाजिक संबंधों में एक प्रकार से विघटन आ जाता है, और सामाजिक अपराध जो होता है एक प्रकार से उससे सामाजिक एकता भंग होती है। आजकल तो सामाजिक अपराध कम और कानूनी अपराध ज़्यादा होने लगे। पहले समाज ये डिसाइड करता था कि क्या अपराध है, क्या अपराध नहीं है। आज समाज के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप करते हैं तो अपराध है, लेकिन कानून को वो अपराध नहीं लगता। जैसे एक लड़का एक लड़की बिना शादी के एक साथ नहीं रह सकते, ये समाज का एक प्रकार से नियम है। लेकिन कानून क्या इजाज़त देता है? एक लड़का एक लड़की अपनी मर्जी से एक साथ रह सकते, कानून इसकी इजाज़त देता है। तो कानून और सामाजिक मूल्य दोनों में क्या हो गया? एक प्रकार से टकराव हो गया। तो अब एक प्रकार से चूंकि भारतीय जो दंड संहिता है या जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। अब जो सामाजिक नियम कायदे हैं उसके जो है हिसाब से उतनी काम नहीं होते हैं, ना समाज का उतना ज़्यादा उसमें देखते हैं लोग। तो इस तरीके से निवारक अपराध जो है एक निवारक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऐसे ही कई सारी चीज़ें। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक बुराई जो किसी बुरे काम में आती है उसे कहा जाता है? एक बुराई जो किसी बुरे काम में आती है उसे क्या कहते हैं? उसी को पाप कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मृत्यु दंड का अर्थ क्या है? मृत्यु दंड का अर्थ होता है फांसी पर लटकाना। आजीवन कारावास मृत्यु दंड नहीं है, ना भारी जुर्माना लगाना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, फांसी पर लटकाना। 16वां प्रश्न है, अपराध वह व्यवहार है जिसके द्वारा निषिद्ध, अपराध वह व्यवहार है जिसके द्वारा निषिद्ध है कानून। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर, अपराध को एक सामाजिक घटना के रूप में कौन परिभाषित करता है? तो अपराध को एक सामाजिक घटना के रूप में कांट जो है ये विद्वान है कांट, ठीक है, वो अपराध को एक सामाजिक घटना के रूप में परिभाषित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यानी कि आईसीजे जो है ये कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है हेग में स्थित है। हेग पड़ता है आपका नीदरलैंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी जून 1945 को। ठीक है, और 1946 से ये काम करना प्रारंभ कर दिया था। क्लियर? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कर्म को सही और गलत होने की पहचान करने वाली नैतिक क्षमता क्या कहलाती है? कर्म को सही और गलत होने की जो नैतिक या उसकी पहचान करने वाली जो नैतिक क्षमता या जो मोरल कैपेसिटी होती है, वो एक प्रकार से अंतःकरण विवेक होता है आपका। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो। क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, इसकी जो है पहचान करना ये अंतःकरण विवेक पर डिपेंड करता है।
20वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अपराधी को सुधारने के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अपराधी को सुधारने के सिद्धांत को क्या बोलते हैं? पुनर्वास का सिद्धांत। अपराधी को सुधारने के लिए दूसरे स्थान पर भेज देते हैं उसको। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर इंटरनेट में किया गया अपराध, इंटरनेट से किया गया अपराध या इंटरनेट में किया गया अपराध साइबर अपराध कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है, निवारक सिद्धांत द्वारा समर्थित है। निवारक सिद्धांत के द्वारा धर्मशास्त्रीय नैतिकता समर्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है 23 नंबर, त्रुटिपूर्ण अंतःकरण एक कल्पना है। त्रुटिपूर्ण अंतःकरण एक कल्पना है, ये किसने कहा? कोंटो ने, मतलब कि कोंटो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, नियमों का जो है नियमों का, अच्छा खास करके 24 का करेक्ट आंसर वैसे हो जाएगा अपराध। अपराध क्या है? अपराध नियमों या कानूनों का उल्लंघन है जिसके लिए कुछ प्राणी या कुछ शासी निकाय दोष सिद्ध लिख सकते हैं। तो ये अपराध की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर, मृत्युदंड न्यायोचित है। मृत्युदंड न्यायोचित है, ये निवारक सिद्धांत में बताया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है जो है प्रश्न है कि किसको आंतरिक चरित्र का दाग कहा जाता है? वाइस को आंतरिक चरित्र का दाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है, यह विचार किसका है कि दंड एक नकारात्मक प्रतिफल है? दंड एक नकारात्मक प्रतिफल है, अरिस्टोटल का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप में से सभी लोगों का एक कर्तव्य है कि आप अपने प्रत्येक जो दोस्त हैं, साथी हैं आपके, उनको आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेंड करेंगे और उनसे कहिएगा कि प्रत्येक 10 व्यक्ति को इस वीडियो को शेयर करें खुद। ठीक है, तो आपके ऊपर ही जो है मैं विश्वास करता हूँ और आपके लिए ही मैं मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 28 नंबर प्रश्न है, क्रिमिनोलॉजी दंड के सिद्धांत का समर्थन करता है। यानी कि क्रिमिनोलॉजी जो है किस दंड के सिद्धांत का समर्थन करता है? सुधारात्मक, प्रतिशोधी, पुनर्वास या निवारक? तो क्रिमिनोलॉजी जो है ये सुधारात्मक दंड के सिद्धांत का समर्थन करता है, यानी कि जिससे अपराधी में सुधार आ जाए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और इसमें और कई तमाम प्रकार के फैक्टर शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अपराधियों को ठीक किया जाना चाहिए? किसके अनुसार अपराधियों को ठीक किया जाना चाहिए? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किसके अनुसार अपराधियों को ठीक किया जाना चाहिए भैया? क्रिमिनोलॉजिस्ट के अनुसार अपराधियों को ठीक किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि वो दोबारा अपराध ना करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निवारक सिद्धांत के खिलाफ आलोचना है? निवारक सिद्धांत के खिलाफ आलोचना कौन है? मानव गरिमा का उल्लंघन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न है, सजा न्याय का अर्थ है। सजा न्याय का अर्थ है किस सिद्धांत में बताया गया? सजा जो है वो न्याय का मतलब क्या होता है? सजा होता है। ये प्रतिशोधी सिद्धांत में बताया गया कि जो न्याय होता है वो सजा का ही अर्थ होता है। ठीक है, सजा का मतलब न्याय और न्याय का मतलब सजा। 32 नंबर प्रश्न, निवारक सिद्धांत की आलोचना की जाती है क्योंकि एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को दंड मिलेगा। ठीक है, तो दंड जिसको मिल रहा है, तो भारतीय दंड संहिता केवल दंड देने के लिए, केवल अगर आप बैठे हैं पूरा तो गड़बड़ है। आप न्याय दिलाने बैठे, दंड देने नहीं बैठे हैं। समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई, इसीलिए भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता किया गया। निवारक सिद्धांत की आलोचना की जाती क्योंकि यह उल्लंघन करता है। निवारक सिद्धांत की आलोचना इसलिए की जाती क्योंकि ये उल्लंघन करता है मानव गरिमा का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न, जीने का अधिकार एक क्या है? जीने का अधिकार एक मौलिक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किस दंड सिद्धांत में मनुष्य को केवल एक साधन के रूप में माना जाता है, ना कि अपने आप में एक साध्य के रूप में? तो मनुष्य को किस दंड सिद्धांत में एक साधन के रूप में देखा जाता है? वो निवारक सिद्धांत में, निवारक दंड सिद्धांत में बात करें तो मनुष्य को केवल एक साधन के रूप में देखते हैं, एक साध्य के रूप में नहीं देखते। चोरी एक किसका उदाहरण है? चोरी अपराध का उदाहरण है। बिल्कुल, चोरी एक अपराध का उदाहरण है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, लैटिन शब्द मेंसरी का क्या अर्थ है? लैटिन शब्द मेंसरी का अर्थ होता है दोषी दिमाग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, नैतिक कानून सर्वोच्च और आधिकारिक है इस सिद्धांत के अनुसार? किस सिद्धांत के अनुसार नैतिक कानून सर्वोच्च है और आधिकारिक है? ये बात प्रतिशोधी सिद्धांत के अंतर्गत कही जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर, अपराधी को अपने भले के लिए दंडित किया जाता है, यह दृष्टिकोण है, बताएं। अपराधी को अपने भले के लिए दंडित किया जाता है, यह दृष्टिकोण जो है ये सुधारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
39 नंबर प्रश्न है, राज्य द्वारा दंडित किए जाने वाले पापों को क्या कहते हैं? तो राज्य के द्वारा दंडित किए जाने वाले जो पाप होते हैं उनको अपराध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ये आदर्श वाक्य किस सिद्धांत का है? ये प्रतिरोधी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ और अन्य चीज, मतलब हर एक चीज, जैसे कि आपने अगर किसी के साथ जो है किसी के अंग के साथ खिलवाड़ किया तो आपका वो भी अंग, एक प्रकार से आपने चोरी की तो आपका हाथ काट दिया जाए, सरिया कानून में जैसे होता है, तो ये सुधार मतलब उसमें होता है, क्या बोलते हैं, प्रतिशोधी सिद्धांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अपराध विज्ञान किस सिद्धांत का समर्थन करता है? शिक्षाप्रद, पुनर्वास, सुधारात्मक या इन सभी का समर्थन करता है? तो अपराध विज्ञान जो है ये शिक्षाप्रद, सुधारात्मक और पुनर्वास इन तीनों सिद्धांतों का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी सिद्धांतों का। 42 नंबर प्रश्न है, अपराध न्याय और समानता की कमी का परिणाम है। अपराध जो है वो न्याय और समानता की कमी का परिणाम है। अगर न्याय नहीं मिला और समानता में कमी किसी को महसूस होती है तो वो अपराधी बनेगा। ये आपराधिक समाजशास्त्री एक प्रकार से होते हैं, या आपराधिक समाजशास्त्री का परिणाम है। अपराध न्याय और समानता की कमी का परिणाम है, ये आपराधिक समाजशास्त्री का मानना होता है। मतलब समाजशास्त्री जो है, जो एक प्रकार से है, उनका मानना होता है, उसमें कहा गया। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अपराध दमित परिसर का परिणाम होता है? अपराध दमित परिसर का परिणाम होता है, ये सिगमंड फ्रायड का कथन है। सिगमंड फ्रायड जो है ये मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता हैं और बड़े अच्छे विद्वान हैं। मनोविश्लेषणवाद जो है इन्हीं की विचारधारा है। 44 नंबर प्रश्न है, अपराधी के उपचार के लिए मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का समर्थन कौन करता है? सिगमंड फ्रायड करते हैं, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 45 नंबर, किस सिद्धांत के अनुसार दंड अपने आप में एक अंत होता है? दंड अपने आप में एक अंत होता है, ये निवारक सिद्धांत में शामिल किया गया एक वाक्य है। अगला प्रश्न 46 नंबर, सजा एक नकारात्मक इनाम है। सजा एक नकारात्मक इनाम है, किसने कहा था? अरिस्टोटल ने कहा था, अरस्तु ने कहा था कि सजा एक नकारात्मक इनाम है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसने कहा कि अपराधी द्वारा सजा की मांग की जाती है? अपराधी द्वारा सजा की मांग की जाती है, किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अपराधी द्वारा सजा की मांग की जाती है, ये जवाहरलाल नेहरू का वाक्य है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न है, अपराध वह व्यवहार है जो आपराधिक संहिता द्वारा निषिद्ध है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा कानून, मतलब यह परिभाषा कैसी, कानूनी है, सामाजिक है, नैतिक है? तो ये कानूनी परिभाषा, अपराध वह व्यवहार है जो आपराधिक संहिता जो होती है उसके द्वारा निषिद्ध है, उसके द्वारा नहीं करना चाहिए, उसको लोग करते हैं तो अपराध की श्रेणी में आता है। किसने कहा कि शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण आपराधिक गतिविधि को प्रभावित करते हैं? तो शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण आपराधिक गतिविधि को प्रभावित करते हैं, ये कहा था लोम्ब्रोसो ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न है, आपराधिक व्यवहार को जैविक स्पष्टीकरण किसने दिया? तो लोम्ब्रोसो ने इसको जैविक स्पष्टीकरण दिया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आएगा। अपराध और मानव प्रकृति एक पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को विल्सन और उन्होंने लिखा है, उनका क्या नाम है? हेरिस्टीन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 52 नंबर, विक्टिमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस अवधि में हुई? विक्टिमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ये 1940 के आसपास हुई। 1941 में इसका प्रयोग ज़्यादा बढ़ने लगा और वान हेटिंग नाम के एक विद्वान ने इसका प्रयोग जो है सबसे पहली बार किया था। किसने कहा कि जीवन शैली अपराध का कारण है? किसने कहा था? वान हेटिंग ने कहा था, और यही व्यक्ति हैं विक्टिमोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले 1940-41 के आसपास। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस तरीके से आप सभी लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। फिर मिलेंगे और भी प्रश्नों के साथ। एक पुस्तक है जो है उसका नाम बड़ा फेमस है खास करके बताएं, क्राइम एंड पनिशमेंट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तोयेवस्की जो है एक व्यक्ति है, उन्होंने पुस्तक लिखी है। एक आइतू नाम की पुस्तक है, उसको मार्टिन बूबर ने लिखा है। तो सब पुस्तकें फेमस है आपकी परीक्षा के लिए, तो ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।